हेलो एस्पिरेंट्स, जैसा कि हमने आपको हमारे पहले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि सेकेंड वीडियो हम जो लेके आएंगे उसमें हम डिटेल सिलेबस एनालिसिस करेंगे यूपीएससी का। उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। सो जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे हैं, रोल ऑफ सिलेबस इन यूपीएससी प्रिपरेशन। यूपीएससी प्रिपरेशन में सिलेबस का क्या रोल है, आज हम इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे जीएस पेपर 1 के लिए। उससे पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, ये मैक्सिमम वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों से, ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस ला पाए और आपकी मदद कर पाए यूपीएससी प्रिपरेशन में। सो लेट्स बिगिन। जब हम सिलेबस वर्ड देखते हैं तो हर बिगिनर के दिमाग में कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं और उन्हीं क्वेश्चन को आज हम टैकल कर रहे हैं इसमें कि सिलेबस इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबस, वाई यूपीएससी हैव डिज़ाइन अ सिलेबस इन दिस वे। कुछ तो उसका रीज़न होगा यूपीएससी का ऐसा सिलेबस डिज़ाइन करने का, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, डू वी नीड टू मग अप द सिलेबस। क्या सिलेबस को मग अप करना ज़रूरी है उसके हर एक वर्ड को, या बिना मग अप किए ही हम सिलेबस को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। तीसरा रोल है तीसरा क्वेश्चन है जो है रोल ऑफ सिलेबस। सिलेबस का रोल क्या है इन प्रिपरेशन, वो आज हम डिटेल में देखेंगे। और सबसे मेन और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ टू यूटिलाइज इट इन क्रैकिंग द यूपीएससी एग्ज़ाम। तो सिलेबस का यूटिलाइजेशन कैसे करें हमारी यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने में वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस को आज हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला, उसके पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ये यूपीएससी मेंस क्वेश्चन है जो 2014 में पूछा गया था। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1761। वाई वॉज सो मैनी एम्पायर शेकिंग बैटल फॉट एट पानीपत। ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि पानीपत का जो थर्ड बैटल था वो 1761 में हुआ, और इतने एम्पायर शेकिंग या ट्विस्टिंग या ऐसे मेन पानीपत में ही ऐसे युद्ध क्यों हुए जिसके बाद में नए बड़े बड़े एम्पायर वहाँ पे शेक हो गए और नए एम्पायर उसके बाद में बने हैं। जैसा कि आपको याद होगा, पहला पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो बाबर ने लड़ा, उसके बाद में सेकंड अकबर ने लड़ा, और थर्ड जो था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। तो ये जो 3 युद्ध है, अगर आप देखेंगे तो बाबर का पहला युद्ध और उसके बाद में मुग़ल अराइवल इन इंडिया और मुग़ल का शासन, उसके बाद में सेकंड अकबर और स्टैब्लिशमेंट ऑफ मुग़ल एम्पायर थ्रू आउट इंडिया, मुग़ल एम्पायर का विस्तार, और थर्ड आप बैटल देखेंगे तो थर्ड बैटल के बाद में मराठा यहाँ पे हार जाते हैं जो कि एक बड़े पावर होते हैं, और मराठा के हारने के बाद में राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 3 बैटल फॉट हुए, इसीलिए यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन का यूटिलाइजेशन हम देखेंगे, सिलेबस को कैसे यूज़ में लेते हैं हम लास्ट में नहीं, चलो अभी हम इसको टैकल कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन यूपीएससी के किस पोर्शन में से होगा। सबको पता है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन हमें लग रहा है देखते ही, बट क्या ये सिर्फ हिस्ट्री के सिलेबस से आंसर किया जा सकता है? माई आंसर विल बी नो, बिकॉज अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पहली जो लाइन है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1761। तो यहाँ तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का आपको डिटेल पता होनी चाहिए, वो आप लिख देंगे और उसके बारे में पूछा गया है, तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। बट सेकेंड जो पैरा है इसी लाइन का, वाई वर सो मैनी एम्पायर शेकिंग बैटल फॉट एट पानीपत। अब ये बताओ कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे बन सकता है जब तक आपको पानीपत की ग्राउंड की या पानीपत की ज्योग्राफिकल लोकेशन, पानीपत जो रीजन है उसकी इंपॉर्टेंस ज्योग्राफिकली नहीं पता होगी, आप ये हिस्ट्री का क्वेश्चन लिख ही नहीं सकते। इसलिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये जीएस पेपर 1 का है, और हमारे जीएस पेपर 1 में हम आगे देखेंगे जो मेन 4 पोर्शन है जिसमें जीएस पेपर 1 डिवाइडेड है। इसमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सोसाइटी है, ये 3 पोर्शन मेन है, 4 नहीं 3। तो इसी को अगर क्वेश्चन को हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन पानीपत की पता होनी चाहिए कि दिल्ली के क्लोज है, और मेन जो सेंटर होता था पॉलिटिकल या थ्रोन जो उस समय मुग़ल का होता था वो दिल्ली में होता था, इसीलिए पानीपत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड, पानीपत एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे हम हमारी आर्मी आराम से पार्क कर सकते हैं। थर्ड, पानीपत के पास में यमुना है तो पानी की अवेलेबिलिटी ईजी है। चौथा,
आपके पास में लॉजिस्टिक सप्लाई इजी हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंड है तो आप आराम से अपना गेहूँ वगैरह लेके जा सकते हो, या कुछ भी खाने वाने के लिए सोल्जर्स के लिए अच्छे से व्यवस्था हो सकती है। ये सारे रीज़न आपको हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी की कॉम्बिनेशन जब होगी तब आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। सो यही हमारा आज का मेन उद्देश्य है कि सिलेबस को स्टडी करते वक्त हम कैसे दो सब्जेक्ट को इंटरलिंक वगैरह करें और समझ पाए। सो लेट्स बिगिन। सो जीएस पेपर 1 में हम 3 हिस्सों में जैसा हमने बांटा कि एक हिस्ट्री रहेगा, सेकंड ज्योग्राफी रहेगा, थर्ड इंडियन सोसाइटी रहेगा। उसमें अगर आप हिस्ट्री के में सब टॉपिक्स देखें तो हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड हो सकती है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर या एंशिएंट हिस्ट्री ये कॉम्बिनेशन है, देन मॉडर्न हिस्ट्री आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत या अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स से स्टार्ट होती है, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में हमने कॉम्बिनेशन में ले लिया है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस को, बिकॉज हिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन ये हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, जीएस है, इसलिए हम इसमें साथ में लेते हुए चल रहे हैं। सॉरी। सेकेंड हमारा टॉपिक है जियोग्राफी। अब जियोग्राफी में ही जियोग्राफी 2 पोर्शन में डिवाइडेड है, फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड और ह्यूमन जियोग्राफी। हम डिटेल में देखेंगे कि फिजिकल और ह्यूमन जियोग्राफी में डिफरेंस क्या है। थर्ड हमारा मेन टॉपिक जो है वो है इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी सब टॉपिक इसमें रहेंगे, डेमोग्राफी, सोशल इशू, डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी, कैसे इंडियन सोसाइटी इवॉल्व हुई है, डेवलप्ड हुई है, उसी को हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर। तो अगर आप आर्ट एंड कल्चर में इसमें देखेंगे तो साइलेंट एक्सपेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो अगर आप इसमें एक एक की वर्ड को देखें तो साइलेंट एक्सपेक्ट। अब आर्ट एंड फॉर्म में कोई बोलती हुई पिक्चर तो हमारे पास थी नहीं उस समय कि सीडी या डीवीडी है अशोकन एम्पायर की कि आपको उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ और हमने देख लिया। तो उन्होंने कुछ आर्ट फॉर्म्स बनाए, कुछ मंदिर बनाए, कुछ पिलर्स बनाए, कुछ मीनार बनाई, उस पर उन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखी हुई है, कुछ इंस्क्रिप्शन है, कुछ ऐसा डाटा है जिसको कलेक्ट करके हम उस एम्पायर के बारे में समझते हैं कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ के ड्रेसेस कैसे थे, लोग क्या भाषा बोलते थे, लोग पढ़े लिखे कौन लोग होते थे, कैसे व्यवस्था थी, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम था, वुमेन का क्या रोल था, मैन का क्या रोल था, जाति का क्या रोल था, वो सारी चीज़ें देखते हैं। लिटरेचर भी है, आपको बुक मिलेगी जैसे कालिदास, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऐसी ऐसी बुक है हमारे पास, लिटरेचर्स है, शिल्पाधिकारम, ये सारी बुक्स है, उनसे भी हमें उन एम्पायर के बारे में पता चलता है। उनके आर्ट जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, टेम्पल वगैरह फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। जैसे एंशिएंट में अगर आप देखोगे अशोक वगैरह में तो आपको पिलर, स्तूप मिलेंगे, और मॉडर्न टाइम्स में अभी भी आप जैसे देखोगे तो मुंबई की सीएसटी बिल्डिंग है, दिल्ली में पार्लियामेंट है, तो ये मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो एंशिएंट से लेके मॉडर्न आर्किटेक्चर में चेंज कैसे आया है, तो कुछ तो डेवलप्ड हुई होगी ना, कुछ नई टेक्निक्स आई होगी, नया मटेरियल मिला होगा, उसी बेसिस पे हमारी चेंजेस आते गए आर्किटेक्चर में। और वही आर्किटेक्चर क्या दर्शाता है कि उस समय राजा कैसा रहा होगा। अगर मान लो कोई राजा सिर्फ 5 साल राज कर पाया है तो उसके राज में क्या ज़्यादा मंदिर, रोड वगैरह सारा बना पाया होगा? ऑब्वियसली नहीं बना पाया होगा। आज 5 साल में गवर्नमेंट सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाती तो एक राजा कैसे कंप्लीट कर पाएगा? तो इसी सब आर्ट फॉर्म के बेसिस पे हमें एक राजा की आइडियाज़, डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, सारी चीज़ें पता चलती है, और उसी बेसिस पे हम आर्ट फॉर्म को पढ़ के उस समय के बारे में जानते हैं और उस स्टैब्लिशमेंट को पूरा अच्छे से देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री जैसा कि सिलेबस की पहली लाइन है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनालिटीज एंड इशू। सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है फ्रॉम मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। क्यों मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी? बिकॉज अभी हमने हमारे पहले क्वेश्चन में देखा था मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी में एक बैटल फॉट हुआ था जिसको बोलते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद में डिक्लाइन ऑफ मुगल्स एंड मराठा एंड राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के राइज के साथ ही हमारे लॉज, हमारा रहने का तरीका, हमारी ड्रेसिंग, हमारा एजुकेशन, सारा कुछ चेंज हो जाता है। बिकॉज ब्रिटिश नई नई पॉलिसी, नई नई टेक्निक्स लेके आते हैं, और वही आज हमारी हम मॉडर्न इंडिया में भी हम यूज़ कर रहे हैं टिल प्रेजेंट। वही एजुकेशन सिस्टम है, उसी तरीके से हम चल रहे हैं, उसी तरीके का हमारा पहनावा है, सब वही है। इसीलिए उसको हम मॉडर्न टाइम्स में भी हम मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ से लेके टिल प्रेजेंट तक हम कंसीडर करते हैं। इसलिए इन्होंने बोला है अनटिल द प्रेजेंट।
उसमें सिग्निफिकेंट इवेंट, तो यूपीएससी इवेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। क्यों? बिकॉज एक कोई ऐसा इवेंट है उसके बाद में पूरी हिस्ट्री ही चेंज हो जाती है। अभी हमने हमारे क्वेश्चन में देखा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ऐसा इवेंट जिसके बाद में एक पूरा एम्पायर गिर के एक नया एम्पायर आ गया, और उस नए एम्पायर के साथ में नई हिस्ट्री भी आ गई जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। कुछ पर्सनालिटीज़ जैसे गांधी जी का रोल आपको हिस्ट्री में काफ़ी कुछ मिलेगा। गांधी के आने के बाद में जो आप फ्रीडम स्ट्रगल देखेंगे वो काफ़ी चेंज है, गांधी से पहले काफ़ी चेंज है। तिलक के आने के बाद में काफ़ी आपको चेंजेस मिलेंगे, सुभाष चंद्र बोस के आने के बाद में काफ़ी चेंजेस मिलेंगे। तो हर एक पर्सनालिटी का इंपॉर्टेंट रोल है। बी आर अम्बेडकर का एक रोल है। और इश्यूज़, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ रहे हैं, जैसे मान लो सॉल्ट को लेके सॉल्ट सत्याग्रह हो गया, दांडी मार्च हो गया, एक इशू के बदले रिएक्शन है। वुमेन इश्यूज़ के ऊपर में रिफॉर्म्स आ जाएंगे, जातिवाद पे एक मूवमेंट हो जाएगा। तो ऐसे इश्यूज़ जो है उसके ऊपर हम हिस्ट्री में फोकस करेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस और कॉन्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अभी हमने देखा फ्रीडम स्ट्रगल कि हमारे फ्रीडम के लिए स्ट्रगल फ्रॉम 1857 टू 1947। बहुत सारे स्ट्रगल आपको मूवमेंट मिलेंगे, जलियांवाला बाग मिलेगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मिलेगा, क्विट इंडिया मूवमेंट मिलेगा, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स मिलेंगे जिसमें अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूटर है, फ्रॉम कॉमन पीपल टू किंग्स टू फ्रीडम फाइटर्स, बहुत सारे लोग मिलेंगे। और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे कैसे हर स्टेज पे चेंज मिला, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे इसमें। थर्ड है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो आपको पता ही है इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक इंडिया का पार्ट बन गया पाकिस्तान और एक बन गया इंडिया। तो उसके बाद में भी इंडिया वॉज नॉट इंडिया, इंडिया वॉज हैविंग 550 प्लस ऑलमोस्ट डिफरेंट किंगडम्स, छोटे छोटे किंगडम्स थे, और आप उसको प्रिंसली स्टेट्स बोल सकते हैं। उनको कैसे कंसोलिडेशन किया गया, कैसे स्टेट्स बने आज के स्टेट्स। और आज भी अगर आपने रिसेंटली देखा हो तो जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट था उसको यूटी बनाया है, तो आज भी ये प्रोसेस चल रही है। तो कैसे कंसोलिडेशन हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है विद इन द कंट्री, हम वो देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। ठीक है, तो ये हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है। अब थर्ड है हमारा हिस्ट्री में, वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप सिलेबस को देखते हैं तो पहली लाइन जो है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विच इंक्लूड इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वर्ल्ड वार्स। क्यों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? बिकॉज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ही जो आप देख रहे हैं 18th सेंचुरी, और हमने मॉडर्न में क्या देखा था, मिडल ऑफ 18th सेंचुरी। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने लगा तो इनको मार्केट की ज़रूरत पड़ी, जब मार्केट की ज़रूरत पड़ी तो कॉलोनीज बनी और ये डिफरेंट वर्ल्ड में गए फॉर सर्च ऑफ देयर बिजनेस। और बिजनेस के बाद में उन्होंने वहाँ पॉलिटिकल रूल इस्टेब्लिश कर दिया। जैसे आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी, जब यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स आए थे तो एज ए कंपनी आए थे, डच एज ए कंपनी आए थे, पोर्टुगीज एज ए कंपनी आए थे, अपना माल बेचने आए थे, एज ए ट्रेडर आए थे, और बाद में वो पॉलिटिकल पावर हो गया। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ही कारण था कि वो बाहर गए। क्यों? बिकॉज जब उनको डिमांड इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा या जब रॉ मटेरियल की डिमांड होगी, जब वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो कहीं से तो लेंगे ना, तो इसीलिए वो बाहर गए। वर्ल्ड वार, अब वर्ल्ड वार के बाद में आप देखोगे तो टोटल वर्ल्ड की हिस्ट्री चेंज हो जाती है। वर्ल्ड वार के बाद में बहुत सारी कंट्री डिवाइड हो गई, बहुत सारी कंट्री नहीं बन गई। ठीक है, जैसे कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया हो गया, पहले कोरिया होता था, चाइना, ताइवान, जापान, जर्मनी दो पार्ट में बढ़ गया था, फिर वापस जर्मनी यूनिफिकेशन होता है। उसके बाद में नई पॉलिटिकल चेंजेस, लेबर पार्टी मूवमेंट, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म, बहुत सारी चीज़ें आएगी जो वर्ल्ड वार के कारण हुई। और बहुत सारे, अमेरिका एज एन पावर डेवलप्ड हुआ, ब्रिटिशर्स का डाउनफॉल हुआ, ग्रेट ब्रिटेन रह गया। तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस मिलेंगे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बेसिस पे। सेकंड इसी का बात है रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। अब देख रहे हैं वर्ल्ड वार के बाद में नेशनल बाउंड्री रीड्रॉ की गई, बहुत सारी नई कंट्रीज़ बनी, बहुत सारी कंट्रीज़ की बाउंड्री छोटी हो गई। कॉलोनाइजेशन हुआ, अभी हमने डिस्कस किया। डीकॉलोनाइजेशन, बहुत जगह से डीकॉलोनाइज भी हुआ, जैसे इंडिया से, इंडिया में कॉलोनी बन गई और बाद में यहाँ से छोड़ के इनको जाना पड़ा, तो डीकॉलोनाइजेशन भी हुआ। यूएस से डीकॉलोनाइजेशन हुआ। पॉलिटिकल फिलोसॉफीज लाइक कम्युनलिज्म हमने अभी आपको डिस्कस किया, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ETC, ये सारे वर्ड्स हम डिटेल में बाद में देखेंगे जब हम आगे के वीडियोस बनाएंगे। ये सारे चेंजेस आपको आने, कोई सोशलिस्ट कंट्री कही जाती है, अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री की जाए। इन शॉर्ट सोशलिस्ट यानी सबको बराबर अधिकार है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको कितना मिलना चाहिए।
एक कंपनी इतना बड़ा नहीं हो सकती उस तरीके से। देयर फॉर्म एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, ऐसी थ्योरीज या ऐसी कंट्रीज़ बनने के बाद में उनका इफेक्ट क्या रहा सोसाइटी पे और क्या फॉर्म था उनका। आपको सोशलिज्म, इंडिया में सोशलिज्म अलग मिलेगा, चाइना में सोशलिज्म अलग मिलेगा और रशिया में सोशलिज्म अलग मिलेगा। है सोशलिज्म में, लेकिन आपको तरीका अलग मिलेगा। सो अलग अलग सोसाइटी पे क्या क्या फॉर्म्स रहे हैं और उसका इफेक्ट क्या रहा सोसाइटी पे, वो हम वर्ल्ड हिस्ट्री के इस सिलेबस में देखेंगे। सेकंड हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जियोग्राफी। जियोग्राफी हमने जैसे 2 पार्ट में डिवाइड किया था, वो था सब टॉपिक्स फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो हम सबसे पहले फिजिकल को देखते हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ते हैं, माउंटेन्स, रिवर, टेम्परेचर, रेन, ये सारे जो फिनोमिना हो रहे हैं जो आपको फिजिकली टच देते हैं। रेन आपको टच कर पाती है, बारिश आती है, हवा, ये सारी जो फिजिकल फॉर्म में जो चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड में और इंडिया में, वो सब हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे कौन से रिसोर्सेज है, जैसा अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़, झारखंड या वेस्ट बंगाल वाला जो पार्ट है वहाँ आपको कोल मिलेंगे, मध्य प्रदेश में आपको डायमंड मिलेंगे, साउथ में आपको और कुछ यूरेनियम मिलेगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इंक्लूडिंग साउथ एशिया में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे यूपीएससी ने स्पेसिफिकली आपको पूछ लिया, तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ के रिसोर्सेज पे आपको मेन ध्यान देना है वाइल प्रिपेयरिंग ऑल्सो। तो ऐसे पता चलता है हमें, जैसे यहाँ पे तो आपने देख लिया कि वर्ल्ड का है, लेकिन वर्ल्ड पे भी यूपीएससी ने देखो यहाँ पे हाईलाइट करके आपको एक क्लू दे दिया कि किसका आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, वो है साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में। तो ये 2 की रिसोर्सेज आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। सेकेंड है फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। सो इंडिया, इंक्लूडिंग इंडिया इन्होंने बोला, मतलब इंडिया इज़ वेरी स्पेसिफिक, आपको इंडिया का बहुत ही ज़्यादा पता होना चाहिए। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ कौन सी होगी, जो आपका गुड जस्ट उसको रिफाइन करती है। जैसे मान लो कि गेहूँ हो गया, तो गेहूँ को साफ करके पैक कर लिया, तो ये प्राइमरी होगी। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़, उसी गेहूँ का उन्होंने ब्रेड बना लिया वगैरह, ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो एक गुड के रॉ मटेरियल को चेंज करके दूसरे फॉर्म में। और टर्शरी इंडस्ट्रीज़ में सर्विस सेक्टर आ गया, वही गेहूँ पैकिंग हो गया, ब्रेड पैकिंग हो गया, उसको बेचने की मार्केटिंग वगैरह जो कंपनी करती है, बीपीओ, कॉल सेंटर्स या आईटी कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि मान लो मिंत्रा का, तो मिंत्रा का प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ क्या थी, उन्होंने एग्रीकल्चर से कॉटन लाया, कॉटन को साफ करके उसका धागा बना दिया, और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज उस धागे का कपड़ा बना के कपड़ा तैयार किया। और टर्शरी इंडस्ट्रीज़ वही मिंत्रा, फ्लिपकार्ट जैसे, वहाँ पे आपको कपड़ा आप डायरेक्टली खरीद रहे हो तो वो आपको सर्विस दे रही है। तो ये 3 टाइप की इंडस्ट्रीज़ कहाँ लोकेटेड है वर्ल्ड के वेरियस पार्ट्स में, और किस वजह से वर्ल्ड के वेरियस पार्ट में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड है, वो आपको ज्योग्राफिकली कंडीशन पे होगी। तो जहाँ कॉटन मिलेगा वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री होगी। अब आप एग्जांपल के लिए कॉटन मिलता है मान लो इंडिया में, और इंडस्ट्री वो वहाँ पे पाकिस्तान में तो नहीं लगाएगा, वो इंडिया वहाँ जहाँ कॉटन मिलेगा वहीं लगाएगा, बिकॉज वरना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो बेच ही नहीं पाएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं। थर्ड हम देखते हैं इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना सच एस अर्थक्वेक, सुनामी, ये सारी चीज़ें देखेंगे, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, etc। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कैसे अर्थ के अंदर हो रही है और जो इफेक्ट करती है अर्थ के फिजिकल फॉर्म को। अगर आपको कहीं माउंटेन मिलते हैं, कहीं रिवर मिलते हैं, कहीं जियोज मिलते हैं, और कहीं गड्ढे मिलते हैं, कहीं सड़कें धंस जाती है, कहीं की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, कहीं की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ये सारी जियो फिजिकल फिनोमिना है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स। जियोग्राफिकल फीचर्स क्या क्या है, जैसे हम अभी आपको बताया कि अगर आप नॉर्थ में जाओगे हिमालय के पास तो आपको बहुत सारे गाँव पहाड़ पे बसे हुए मिलेंगे, बट आपको गंगा प्लेन्स के पास में प्लेन पे बसे हुए गाँव है, तो वहाँ पे भी वो लोग रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे, तो ज्योग्राफिकल कंडीशन के बेसिस पे उनकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। आपको वहाँ पे अगर रोड भी बनाना है तो उस ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए बनाना है, अगर वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन भी करना है तो उस बेसिस पे करना है, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो वही ज्योग्राफिकल फीचर्स हम पढ़ेंगे, वाटर बॉडीज़, आइस कैप्स, फ्लोरा फोना मीन्स वहाँ का वेजिटेशन और वहाँ के एनिमल्स वगैरह। तो आपको अगर वही टाइगर आपको जो प्लेन्स में मिलता है, हिमालय में जाके वही आपको स्नो लेपर्ड मिलेगा, यहाँ पे आपको सादा लेपर्ड, वहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो स्नो में रहने के लिए हैबिटेबल है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और
क्लाइमेट चेंज की वजह से उन पे इफ़ेक्ट वगैरह क्या हो रहा है, उसको हम डिटेल में ज्योग्राफी में देखेंगे। तो ये हमने फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ ली। ह्यूमन ज्योग्राफी का जो ये सेकंड पार्ट था, रिसोर्सेज वगैरह, ये ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल में हमने साइक्लोन्स, इश्यूज, फ्लोरा, फोना, ये सारा क्या बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में देख लिया। थर्ड बट नॉट द लीस्ट इज सोसाइटी। अब सोसाइटी का जो सिलेबस है अगर हम देखें डिटेल में, तो ये इफ़ेक्ट सोसाइटी पे क्या चेंजेस रहे। तो हमने, अगर आप के दिमाग में ये क्वेश्चन कभी ट्रिक करेगा कि GS 1 में 3 सब्जेक्ट क्यों इंक्लूड किए गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, तो उसका कोई तो रीज़न है। तो अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बेसिस पे आपकी सोसाइटी फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया के नॉर्थ वाले हिस्से में रह रहे हैं, या मान लो ये इंडिया है अपना, अगर यहाँ पे आप रह रहे हैं तो ये माउंटेन वाला एरिया है, और यहाँ पे आपकी फूड हैबिट, आपकी क्लोथिंग, आपका कल्चर सब उस ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे है, और वहाँ पे हिस्टोरिकल लोकेशन और हिस्टोरिकल फैक्ट के ऊपर आपकी सोसाइटी चल रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बसंत पंचमी मनाई जाती है पंजाब में, ठीक है, वही यहाँ पे गुजरात में उसी बसंत पंचमी के त्यौहार का नाम अलग है। तो ये हर ज्योग्राफी के बेसिस पे हम लोग हमारा सेलिब्रेशन करते हैं और नाम अलग अलग होते हैं। यहाँ पे उसी चीज़ को ओणम बोलते हैं, है वन एंड द सेम ही, लेकिन फॉर्म अलग है। तो ये फॉर्म अलग होने का कारण क्या है केरला में वगैरह, कि यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशन चेंज थी, इसी वजह से आपको फूड हैबिट्स, वहाँ की ड्रेसिंग, वहाँ के लोगों का तरीका, या आपके लोगों का स्किन कलर, या लोगों की हाइट, वो सारे फीचर्स अलग हो जाते हैं बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल कंडीशन। इसलिए हम कह सकते हैं इन तीनों सिलेबस का इंटर रिलेशन है, इसलिए इन तीनों सब्जेक्ट्स को एक पेपर में डाला गया है। तो इसमें हम देखते हैं साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की साइलेंट फीचर इंडियन सोसाइटी की क्या है, और डाइवर्सली भी होकर हम यूनाइटेड कैसे है, उन चीज़ों को देखेंगे। रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। तो वुमेन का क्या रोल है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है, पॉपुलेशन का क्या रोल है, और उनके रिलेटेड एसोसिएटेड इश्यूज़ क्या रहेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे। पॉवर्टी और डेवलपमेंटल इश्यूज़ क्या है, क्यों पॉवर्टी है और डेवलपमेंट होने में इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, उसको डिटेल में देखेंगे। अर्बनाइजेशन और अर्बनाइजेशन से होने वाली प्रॉब्लम, ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइज होने की वजह से इफेक्ट क्या आ रहा है इंडियन सोसाइटी पे, उसको हम डिटेल में देखेंगे। सोशल एम्पावरमेंट, सोसाइटी कैसे सोशली एम्पावर हो रही है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। जैसे वुमेन, आज से 10 साल पहले वुमेन एजुकेशन ने, हमारी मम्मियाँ दादियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी हमारे दादा के मुकाबले या हमारे पापा के मुकाबले, बिकॉज दे वर मोस्टली हाउस मेकर्स। आज वही वुमेन एंड मैन आर इक्वली स्टडिंग, बिकॉज डिमांड सोशली अभी चेंज हो गई है, और इसी चीज़ को हम एम्पावरमेंट बोल रहे हैं। दे गॉट मोर राइट्स। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये हम डिटेल में आगे देखेंगे। कम्युनलिज्म क्या है, रीजनलिज्म क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, इन्हीं सब चीज़ों पे सोसाइटी का टॉपिक बना हुआ है। तो ये है सोसाइटी का सिलेबस। तो थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डू शेयर, डू लाइक, एंड प्लीज़ कमेंट आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और आगे हम ऐसे और वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। सो थैंक यू फॉर टुडे। अगले पेपर में हम GS पेपर 2 को एनालिसिस करेंगे अगले वीडियो में। तो ये आपका सिलेबस का पार्ट 1 था। सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2, एंड डू सब्सक्राइब, शेयर, एंड डू कमेंट, एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।